गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पढ़ा था कि रेशम कीट किस प्रकार से तैयार किया जाता है। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ये पालक या किसान अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों, उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल परिस्थितियों में रखते हैं। जब रेशम कीट अंडे दे देती है उसके बाद उन अंडों को जो पालक हैं, जो उनका पालन पोषण करते हैं या जो उनको तैयार करते हैं, उनको दे दिया जाता है। और वो क्या करता है कि अंडों को जैसी अनुकूल परिस्थितियां होती हैं उनको उसमें रखा जाता है, अनुकूल परिस्थितियों में, जिससे वो प्रिपेयर हो सके, वो तैयार हो सके और उनको वैसा एनवायरनमेंट, वैसा वातावरण मिल सके। तो इस प्रकार से जितना उनको ताप चाहिए, जितनी उनको नमी चाहिए, जिस हिसाब से चाहिए, वो जानते हैं कि उनको कैसे वातावरण में रखना है और उन्हें फिर तैयार किया जाता है। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है, जिससे अंडों से लार्वा निकल जाता है। अंडों से लार्वा बाहर निकलता है ना, और इसी लार्वा को अपन क्या कहते हैं? कैटरपिलर कहते हैं। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। मतलब लार्वा कब बाहर निकाला जाता है या अंडों को गर्म क्यों रखा जाता है लार्वा निकालने के लिए? कि शहतूत की जब नए वृक्ष बनता है, नई पत्तियां निकलती हैं, तब, ठीक है ना, ये प्रक्रिया तब की जाती है। लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं, दिन रात खाते रहते हैं। किसको? शहतूत की पत्तियों को। और आमाप में, साइज में काफी बड़े हो जाते हैं। मतलब जब दिन रात वो उनको खाएंगे, शहतूत की पत्तियों को खाएंगे, तो क्या होंगे? वो बड़े हो जाएंगे, उनका विकास होगा। लार्वा को शहतूत की ताजी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। ताजा कटी हुई पत्तियां, जो नई पत्तियां निकलती है ना, उन पत्तियों के साथ में उनको एक बांस की जो ट्रे होती है उसमें रखा जाता है। और वो जो लार्वा है या जो कैटरपिलर है वो पत्तियों को खाते हुए बड़े होते रहते हैं, उनका विकास होता रहता है। और जब वो उनका पूरा विकास हो जाता है, कितने दिन तक? 25 से 30 दिन तक। कितने दिन? 25 से 30 दिन तक वो उन पत्तियों को खाते हैं और उसके बाद वो खाना बंद कर देते हैं। उसके बाद वो नहीं खाते। जब खाना बंद कर देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कोकून बनाने के लिए अब तैयार है। अब कोकून बन सकता है। तो वो क्या करेंगे? जो बांस की लकड़ी है उनमें जो छोटे छोटे छिद्र हैं वो उनके अंदर चले जाते हैं और उनके अंदर जाकर, छोटे छोटे कक्ष होते हैं, उनके अंदर जाके और वो एक प्रोटीन युक्त पदार्थ उत्सर्जित करते हैं और वो अपने चारों तरफ उस पदार्थ को लपेट लेते हैं, जिससे कोकून तैयार होता है। तो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं, जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। जो कैटरपिलर की जो आगे वाली जो स्थिति है, आगे वाली जो पोजीशन है, उसको अपन कहते हैं प्यूपा। तो ये अपन ने कर लिया था। मैं दोबारा आपको बता रही हूँ। देखो, ये सैकड़ों अंडे दे रही है, बहुत सारे अंडे दिए हुए हैं और ये बहुत सारे अंडे इस शहतूत की पत्ती पर इकट्ठे हो जाते हैं या शहतूत की पत्ती पर रख दिए जाते हैं। ये देखो यहाँ पर, और ये लार्वा बाहर निकल जाता है और ये खाते रहते हैं इन पत्तियों को, और खाने के बाद में और ये कोकून बनाते हैं। देखिए, ये कोकून बना हुआ है। ये एक रेशम कीट है, एक रेशम कीट का एक कोकून, ये दूसरे रेशम कीट का दूसरा कोकून, ये बहुत सारे कोकून है। अब है रेशम का संसाधन। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। बड़ी ढेरी मतलब कोकून बहुत सारे, देखो यहाँ पर ये ढेरी लगी हुई है, ये बहुत सारे कोकून है, और बड़ी ढेरी लगा लेते हैं, ठीक है। ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है।
वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही, मतलब कीट जब वयस्क होना शुरू हो जाते हैं उससे पहले ही क्या करते हैं, उनको धूप में रख देते हैं, ठीक है, जिससे उनको गर्मी मिलती है, गर्माहट होती है। और या क्या करते हैं, जैसे मान लो सर्दी का मौसम है तो क्या करेंगे, उनको पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि उनको गर्म किया जाता है किसी भी माध्यम से, किसी भी तरह से। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनके धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। अब रीलिंग किसे कहते हैं, देखो रीलिंग वाला कहाँ से कहाँ ले होगे। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनके धागे बनाने, यहाँ से ले होगे आप, देखो इसको अंडरलाइन कर सकते हो, इसको आप अंडरलाइन करोगे, यहाँ पे हमने यहाँ से लिया पेन और यहाँ से आप ले सकते हो इसको। ये ले सकते हो। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। ठीक है, तो रीलिंग किसे कहते हैं, इसके लिए आप ये पूरी डेफिनेशन आप लिखोगे। रीलिंग जो है हम वापस मार्कर ले लेते हैं। रीलिंग विशेष मशीनों में की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती हैं। ठीक है, ये जो रीलिंग का काम है वो एक विशेष मशीनों द्वारा किया जाता है जो क्या करती है, कोकून में से फाइबर या रेशों को निकाल लेती है। मतलब अंदर वो रेशम कीट भी था तो रेशम कीट को तो अलग करना होगा, रेशम कीट को अलग कर लेते हैं, ऊपर जो कोकून का कवर है उसको अलग कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये सब किसके द्वारा होता है, मशीनों के द्वारा होता है। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। तो जब रीलिंग हो जाती है, रीलिंग के बाद में क्या होती है, कताई। ये याद रखोगे स्टेप, पहले स्टेप के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में फिर तीसरा। फिर अपन क्या करते हैं, बुनकरों द्वारा, बुनकर मतलब जो बुनते हैं, ऐसे व्यक्ति जो धागे की बुनाई करके और वस्त्र बनाते हैं उनको कहते हैं बुनकर। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। तो धागों से फिर वस्त्र का निर्माण किया जाता है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये लास्ट में दे रखा है रेशम की खोज के बारे में, तो इसके अपन एक बार रीडिंग लगा लेते हैं। रेशम की खोज का यथार्थ समय संभवतः अज्ञात है। मतलब हम नहीं जानते कि रेशम की खोज किस समय में हुई, बहुत पुरानी खोज है ये। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने सम्राज्ञी सी लुंगची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा था। तो क्या था कि जो सम्राट था उसने एक दूसरे व्यक्ति से कहा कि शहतूत की पत्तियां क्षतिग्रस्त हो रही हैं, मतलब नष्ट हो रही हैं, खराब हो रही हैं। क्यों? क्योंकि वो रेशम कीट उन पत्तियों को खाते हैं तो क्षतिग्रस्त लगती हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये क्षतिग्रस्त क्यों, और इसके कारण का पता लगाओ। एक सम्राट था चीन का, तो साम्राज्ञी ने पाया कि सफेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे हैं। कृमि मतलब जो कीड़े होते हैं वो, तो सफेद रंग के जो कीड़े हैं, जो कृमि हैं, वो शहतूत की पत्तियों को खा रहे हैं। उन्होंने यह भी देखा
कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते थे। अब उन्होंने उस पर आविष्कार शुरू कर दिया, उसकी खोज शुरू कर दी कि भाई ये क्या है, कौन सा जानवर है, कौन सा कीड़ा है, कौन सा कीट है, कि अपने चारों तरफ एक चमकदार एक कवर बना रहा है, एक आवरण बना रहा है, जिसे कोकून नाम दिया गया। संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया। चाय का प्याला मतलब गर्म पानी में। हमने भी देखा ना कि कोकून को अपन गर्म करते हैं, गर्म पानी में उबालते हैं, भाप में उसको उबालते हैं, देखा था ना। तो ये संयोग था कि एक कोकून, वो परीक्षण कर रहे थे, परीक्षण करते करते उन्होंने क्या किया कि एक जो कोकून था, उन्होंने तो क्या किया, अपने आप ही हो गया वो, कि एक कोकून जो था वो चाय की प्याली में गिर गया और कोकून में से नाजुक दागों का गुच्छा पृथक हो गया। जैसे वो चाय के अंदर गिरा, क्योंकि गर्म था तो वो अलग हो गया। रेशम उद्योग चीन में प्रारंभ हुआ, तो इसलिए ये चीनी जो थे वो थे, तो ये वहां से शुरू हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाहर आउट नहीं होने दिया, बाहर किसी को बताया नहीं कि हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये गुप्त रूप से उन्होंने क्या किया, रेशम तैयार करना शुरू कर दिया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया, अन्य देशों में बेचा। एक नया कपड़ा आया, नया आविष्कार हुआ, नया वस्त्र आया, चमकदार है, अच्छा है, ठीक है ना। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहते हैं। सबसे पहले जो व्यापारी थे, जो यात्री थे, उन्होंने जिस रूट से यात्रा की थी वो रेशम ले गए थे, तो उसको क्या कहते हैं, सिल्क रूट। रेशम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिल्क। तो ये एक थोड़ा सा पुराना संदर्भ है जिसको आप ध्यान रखोगे और इससे आपको ये याद रहेगा कि जो रेशम है वो कहाँ सबसे पहले हुआ था, चीन में हुआ था, ठीक है। अब अपन करते हैं क्वेश्चन आंसर। संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ा होगा। पोएम है, पोएम आपने याद की होगी, बा ब्लैक शिप हैवी एनी वूल, पढ़ा था ना। मेरी हेड ए लिटल लैम्प हुज फ्लेश वॉज वाइट एज स्नो। तो ये पोएम है, पोएम की पंक्तियां हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा है, ब्लैक शिप, ये ना ब्लैक शिप, काली भेड़ के किन भागों में ऊन होती है। और दूसरा, मेमने, लैंप को क्या कहते हैं, मेमने के सफेद रोमों का क्या तात्पर्य है। तो ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पहले प्रश्न का उत्तर ब्लैक शिप वाला जो है, मुलायम बाल जो कि त्वचा के पास होती है, मुलायम बाल होते हैं ना त्वचा के पास, उनसे ऊन पाया जाता है। जो काली भेड़ होती है ना, उनसे हमें ऊन मिलती है। मैंने पीछे जब चैप्टर पढ़ाया था तब बताया भी था कि काली भेड़ से भी हमें ऊन प्राप्त होती है। भूरी भेड़ है, काली भेड़ है, सफेद भेड़ है, तो ये हमें ऊन प्रदान करती है। वूल लिख रखा है ना यहाँ, वूल। दूसरा है कि सफेद रोमों का क्या अर्थ है। सफेद रोमों का तात्पर्य यह है कि शीप के रोमों सफेद होते हैं। सफेद रोमों का कलर कैसा है, सफेद। शीप के रोम अक्सर सफेद, भूरे और काले होते हैं। सफेद भी होते हैं, भूरे भी होते हैं और काले भी होते हैं। लेकिन यहाँ जो हमारी पंक्ति आई है, जो हमने पोएम पढ़ी है, उसमें वाइट लिख रखा है, तो मतलब रोमों का कलर कैसा है, सफेद है। तो ये दोनों इसके आंसर हुए। दूसरा प्रश्न है, रेशम कीट कैटरपिलर और बे लार्वा है। मतलब रेशम कीट कैटरपिलर है या लार्वा है। हमने पीछे पढ़ा था कि हम लार्वा को ही कैटरपिलर कहते हैं, पढ़ा था ना। तो इन दोनों में तो कोई अंतर ही नहीं है, तो सही विकल्प आपको चुनना है। मतलब पहला केवल ए मतलब रेशम कीट खाली कैटरपिलर है, लार्वा नहीं है। या केवल बे, रेशम कीट केवल लार्वा है, कैटरपिलर नहीं है। या गे,
ए और बे दोनों, मतलब रेशम कीट कैटरपिलर भी है और लार्वा भी है। और घ है न ही तो ए और न ही बे, मतलब रेशम कीट न तो कैटरपिलर है और न ही लार्वा है। तो आप बताओ, रेशम कीट कैटरपिलर भी होता है, लार्वा भी होता है, पढ़ा था ना अपन ने पीछे। तो क्या आएगा इसका आंसर? ग। ठीक है, तो ये ग सही आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? ऊन प्राप्त नहीं होने वाला जीव कौन सा है, जंतु कौन सा है? याक हमने पढ़ा था होती है, ऊंट से भी पढ़ा था, बकरी से भी पढ़ा था, कुत्ता आया था क्या? कुत्ता हमने पूरे चैप्टर में कहीं नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा ना। तो घने बालों वाला कुत्ता, कुत्ते से हम ऊन प्राप्त नहीं करते, तो घने बालों वाला कुत्ता इसका आंसर होगा। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताइए। पहला, पालन, पशुओं की देखरेख। पालन किसे कहते हैं? पालन पोषण होता है ना, अपन देख रेख करते हैं, उनको खाने के लिए कुछ खाना देते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनके लिए एनवायरनमेंट देते हैं कि उनको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, गर्मी चाहिए या सर्दी चाहिए। आप लोगों ने पशुपालन देखा होगा, जिन घरों में गाय रखा जाता है, जिन घरों में बकरी को रखा जाता है, उन घरों में आपको लोगों ने देखा होगा कि सर्दियों में जब उनको सर्दी लगती है तो उनके लिए एक पूरा कवर पर्दा बनाया जाता है मोटा, जिससे उनको सर्दी नहीं लगे। रात को उनको अंदर बांधा जाता है, ठीक है ना, उसके अंदर, और उनको खाने के लिए टाइम पे उनको खाने के लिए दिया जाता है जो भी वो खाते हैं, ठीक है ना। उनका ध्यान रखा जाता है, उनको समय पे पानी का ध्यान रखा जाता है कि उनको पानी चाहिए, ठीक है। और कुछ लोग तो गर्मियों के दिनों में उनके लिए कूलर लगाते हैं, जिससे वो आराम से, उनको कोई परेशानी ना हो, गर्मियों में उनकी हालत खराब न हो। तो ये पालन होता है। पालन मतलब उनको पालना, उनको उनका ध्यान रखना, उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था करना, उसको अपन कहते हैं पालन। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पशुओं की देखरेख करने को पालन कहते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। वह भी व्यवसाय कामों के लिए इन पशुओं को रहने के लिए जगह, आहार, रहने के लिए जगह दी जाती है, सफाई करते हैं ना वहाँ की। आहार मतलब खाना दिया जाता है उनको, ताकि वे अच्छे पदार्थ दे सकें, अच्छे पदार्थ। शीप को अक्सर घास चराई जाती है और दाल भी खिलाई जाती है। शीप क्या क्या खाना खाती है वो मैंने चैप्टर में आपको पढ़ा रखा है, जिससे वह अच्छा ऊन पैदा कर सके। तो अच्छा खाना देंगे, अच्छा रहने के लिए जगह देंगे, तो उनसे भी तो हमें कुछ चाहिए, तो वो भी अच्छा देंगे, ठीक है ना। हम उन्हें अच्छा देंगे, अच्छा खाना देंगे, अच्छे रहने की व्यवस्था देंगे, तो उनसे जो हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसे गाय से अपन दूध निकालते हैं तो वो भी अच्छा दूध निकलेगा। जो भैंस है उससे अपन दूध निकालते हैं, बकरी है उससे अपन ऊन निकालते हैं, या ये भेड़ है उनसे अपन ऊन निकालते हैं, तो ये सब भी हमें अच्छी अच्छी चीज़ें देंगे। दूसरा है ऊन कटाई। नंबर 2 पे क्या है? ऊन कटाई। ऊन कटाई कैसे होगी? अगर कोई शीप पर्याप्त मात्रा में बाल उगा लेती है तो उसके बाल काट कर ऊन पैदा की जाती है। कटाई मतलब काटना। जो भेड़ है, भेड़ के शरीर से बालों को अलग करना ही कटाई कहलाती है। यह काम बाल काटने वाली मशीन से किया जाता है। तीसरे नंबर पे है रेशम कीट पालन। ये अपन अच्छे से पढ़े हैं, मैंने आज दोबारा भी इसको पढ़ा दिया। रेशम कीट क्या होता है? रेशम कीट पालन क्या होता है? भारी मात्रा में रेशम पालने के लिए रेशमी कीड़े को संभालना, उनके प्रजनन को रेशम कीट पालन कहते हैं। कई प्रकार के रेशमी कीड़े अलग अलग प्रकार के कीट के प्रजनन में से पाए जाते हैं, तो ये रेशम कीट पालन हुआ। उसके बाद है ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, शेष चरणों को उनके क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले तो अपन कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद में छटाई कर देते हैं या सीधे नहीं करते ना, बीच में कुछ और भी करते हैं। क्या करते हैं? परिशोध, उसको शुद्ध करते हैं, धोते हैं ना, उसको बड़ी बड़ी टंकियों में डाल के उनको धोया जाता है, तो ये परिशोध हुआ। परिशोध के बाद में उनको छटाई की जाती है। उनमें छटाई के बाद में रेशा घुमाया जाता है। घुमाने का मतलब क्या हुआ?
उसको रेशा तैयार किया जाता है, रेशम के जो धागे हैं वो। फिर उनको रेशम को रंगा जाता है। रंगने के बाद में उनको धागों को रोल किया जाता है। मशीन दिखाई थी ना मैंने, रोल करने वाली मशीनें हैं, और 2 मशीनें थी जिसमें एक तो धागे को घुमाया जाता है और दूसरे में रोल किया जाता है। रेशम कीट के जीवन चक्र की उन 2 अवस्थाओं के चित्र बनाइए जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित है। रेशम के उत्पादन से संबंधित, देखो पहला, ये पत्ती पर हमने अंडे बना रखे हैं। अंडे से क्या निकलता है, ये लार्वा बाहर निकलता है, ये कीट बन गया, और ये कोकून बन गया। दिखाया था ना मैंने कोकून। कोकून का ये अंदर वाला भाग है जहाँ पे लार्वा विकसित होता है, और ये लार्वा विकसित होके ये कीट बनता है। तो ये अपन ने पूरा पढ़ा था। जीवन चक्र देखो क्या है, पहला अंडे, ये पहला है। दूसरा क्या है, कैटरपिलर, ये लार्वा निकला था, लार्वा को ये कैटरपिलर कहते हैं। तीसरा क्या है, कोकून, ये कोकून। और चौथा क्या है, कोकून में विकसित कीट, मतलब कोकून के अंदर विकसित कीट को और दिखा दिया। ये भी डायग्राम अपन ने पीछे पढ़ा था, पीछे देखा था मैंने, दिखाया था ये डायग्राम आपको। और लास्ट में कीट, यही लार्वा बड़ा होके बाहर विकसित होके और क्या बन जाता है, कीट बन जाता है। और इस कोकून को अपन अलग कर लेते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से 2 शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित हैं? रेशम उत्पादन से संबंधित शब्द कौन से? रेशम कीट पालन। अब रेशम का उत्पादन करने के लिए रेशम कीट तो पालन करना ही पड़ेगा। पुष्प कृषि, फूलों की कृषि, पूरे चैप्टर में कहीं फूलों की कृषि नहीं आई ना, कहीं अपन ने पढ़ाई नहीं। शहतूत कृषि, शहतूत की कृषि करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रेशम के जो कीट हैं वो शहतूत की पत्तियों को खाते हैं, तो इसलिए इनका करना पड़ेगा। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन तो इसमें है ही नहीं, मधुमक्खी का पालन नहीं करते ना अपन। वन वर्धन, वनों को बढ़ाना, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, ये भी इससे संबंधित नहीं है। तो कौन कौन से हुए? रेशम उत्पादन में शहतूत की पत्तियों की खेती और रेशम कीट को पालना सम्मिलित है। ये दिखा दिया यहाँ पे, देखो बता दिया ना। तो शहतूत कृषि और रेशम कीट पालन, ये 2 शब्द, इनमें से ये 2 शब्द जो होंगे वो आंसर होंगे। 2 ही शब्द पूछे, शहतूत कृषि और रेशम कीट पालन। आप ये भी याद रखोगे, शहतूत का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोरस एल्बा। तो ये भी आप लिख लेना। अब है ए और बी कॉलम को मैच करना। मैच में देखिए, अभिमार्जन, अभिमार्जन का मतलब क्या होता है? काटी की ऊन की सफाई करना। धोया था ना अपन ने टंकी में डाल के उनको, तो उसको अपन क्या कहते हैं? अभिमार्जन कहते हैं। शहतूत की पत्तियां, रेशम कीट का भोजन। शहतूत की पत्तियां क्या है? रेशम कीट का भोजन है ना, तो इस वाले में, खे वाले में ये तीसरा होगा। याक, याक से क्या होता है? ऊन देने वाला जंतु। याक से हमें ऊन मिलता है ना, तो गय का क्या होगा? दूसरा। कोकून, कोकून क्या होगा? रेशम फाइबर उत्पन्न करता है, रेशम के धागे उत्पन्न करता है, तो कोकून घे का क्या हो जाएगा? पहला। तो ये सारे यहाँ दे रखे हैं आंसर, इनको आप देख लेना। लास्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, इस पाठ पर आधारित एक वर्ग पहेली दी गई है। रिक्त स्थान को उनके अक्षरों से भरने के लिए संकेतों का उपयोग करिए जो अक्षर को पूरा करते हैं। सीधे, कार्तिक ऊन को अच्छी तरह से धोने का प्रक्रम, अभी भी अपन ने पढ़ा है कि ऊन को धोया जाता है, उसको क्या कहते हैं? अभिमार्जन। क्या कहते हैं? अभिमार्जन। तो यहाँ अभिमार्जन लिख दोगे ना, सब बच्चे लिखना, ठीक है। एक प्रकार का जांतव रेशा, एक प्रकार का जांतव रेशा, बोलो क्या होता है? क्या बोलते हैं उसको? रेशम। क्या होता है? रेशम। तो यहां लिखोगे आप रेशम, लिख दोगे। लंबी धागे जैसी संरचना जिससे बुनकर वस्त्र बनाए जाते हैं। लंबे धागे जैसी संरचना क्या होती है? फाइबर। तो यहां जाएगा फाइबर, लिख दोगे ना। अब ऊपर से नीचे, इससे बुने वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं। हम सर्दियों के दिनों में क्या पहनते हैं? स्वेटर पहनते हैं ना,
तो वो किसकी बनी होती है? ऊन की बनी होती है। तो यहाँ क्या जाएगा? ऊन है, ऊन। ठीक है, देखो अभिभाजन का न आया था ना यहाँ पे ऊ लिख दोगे तो ये ऊन बन जाएगा। ये भर के देखना सब बच्चे, ठीक है ना। इसको ऐसा बनाना, अपनी कॉपी में बना लेना, ऐसी कॉपी में, ऐसा अपनी कॉपी में बना के और उसको भरना। आंसर यहाँ लिख रखे हैं और मुझे दिखाना, ठीक है। इसकी पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं। किसकी पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं? शहतूत की पत्तियों को खाते हैं ना। तो चौथी में क्या जाएगा? शहतूत। चौथा कहीं गिरा? शहतूत है, ठीक है। यहाँ देखो रेशम, रेशम लिखा था ना, तो रेशम, और यहाँ रेशम का ये शह, इससे शहतूत बन जाएगा। शहतूत। रेशम कीट के अंडे से निकलते हैं, क्या निकलता है? कैटरपिलर। ये देखो यहाँ कैटरपिलर लिख दोगे। तो इस प्रकार से इसको आप कंप्लीट करोगे और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर आप नोटबुक में लिखकर और मुझे दिखाओगे। सबके समझ में आ गया? तो ये आप याद भी कर लेना, जब भी टेस्ट होगा आपको बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।